आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। पहले ज़रा इंट्रोडक्शन टू फ्रिक्शन वाले लेक्चर रिवाइज करते हैं, जिसके अंदर हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि जब भी एक बॉडी मूव करना चाहती है तो उसके अपोजिशन में एक फोर्स लगती है, यानी मोशन को रोकती है, हरकत को रोकती है, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। और उसी फ्रिक्शन की दो मुख्तलिफ टाइप हमने देखी थी, जिसमें एक थी स्टैटिक फ्रिक्शन, एक थी काइनेटिक। जब एक बॉडी रुकी होती है तब जो फ्रिक्शन, यानी तब जो रुकावट उसे मिलती है मोशन से रोकने के लिए, उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि एक बॉडी जब रेस्ट में होती है तब लगती है। जबकि जब एक बॉडी मूव कर रही होती है उस दौरान जब फ्रिक्शन हो तो उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। यानी उस दौरान अगर वो बॉडी मूव जो कर रही है वो किसी और बॉडी के साथ इन कांटेक्ट है, यानी टच में है, तो वो जो टचिंग की या टच की वजह से जो एक फ्रिक्शन होगी वो अपोजिट टू द मोशन होगी, यानी मोशन जिस तरफ होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यानी इसका मतलब है स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन तो हम बेसिक उसकी पढ़ चुके हैं। आज उसका हम फार्मूला और उसके कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। वही बात जो मैंने अभी रिवाइज कराई, ये बात मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि द स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रेजिस्ट द इनिशिएशन ऑफ मोशन बिटवीन द टू सर्फेसिस इन कांटेक्ट। और लास्ट में क्या है कि इट एक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। यानी कि ये एक ऐसी फोर्स है जो कि रेजिस्ट करती है। इनिशिएशन का मतलब होता है शुरू करना, यानी जो ये बॉडी है ये मोशन करना शुरू करना चाहती है, लेकिन ये जो फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये उसको मोशन से रोकती है। यानी इनिशिएट करने से उसको क्या कहते हैं, रेजिस्ट करती है, रोकती है। कब? जब दो बॉडीज आपस में इन कांटेक्ट हो। जैसे ये जो डब्बा है ये ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी ज़मीन और इस डब्बे के दरमियान जो फोर्स है, या आप कह लें टेबल के ऊपर पड़ा है और टेबल और उसके दरमियान जो फोर्स है। इसके अलावा ये तब एक्ट करती है, जो कि मैंने बताया, कि जब एक बॉडी रेस्ट पर हो तब। जबकि काइनेटिक हम पढ़ चुके हैं, जबकि बॉडी मूव में मोशन होती है तब जो फ्रिक्शन होती है, जिसको हम बाद में डिटेल से भी देखते हैं। अब आपके सामने ये डब्बा पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको ज़रा मैं बताता हूँ कि इसका ज़ाहिर से ज़मीन से अपनी तरफ खींच रही है, जो कि नीचे की तरफ खींच रही है, जो कि आपके पास यानी जो ज़मीन एक फोर्स एक बॉडी को जब अपनी तरफ खींचती है तो उसको हम उसका वेट कहते हैं। तो वो फोर्स जो ज़मीन एक बॉडी को अपनी तरफ खींचती है उसको हम कहते हैं वेट, और वो क्या है, डाउनवर्ड है। वो क्या है, डाउनवर्ड। अब चूंकि टेबल के ऊपर ये डब्बा पड़ा हुआ है तो टेबल भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, जिसको मैं कैपिटल एन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये क्या है, नॉर्मल फोर्स। और ये नॉर्मल फोर्स और वेट बराबर है, तभी तो ये बॉडी अपनी जगह पे, ये डब्बा अपनी जगह पे रुका हुआ है और हिल नहीं रहा। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इस टेबल को यहाँ से उठाऊँ, यानी मैं एक किस्म का इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दूँ एक एंगल के ऊपर, यानी कि जब इसकी ये वाली हालत हो, टेबल डब्बा यहाँ पे रखूँ यहाँ पे, तो आपके सामने क्या होगा कि शायद ये डब्बा जो है ये नीचे चला जाए, नीचे मूव कर जाए। क्यों ऐसा क्यों होगा? जब इस हालत में हमारे पास एक डब्बे को हम लेकर आएंगे, असल में अब दोबारा अगर हम स्टडी करें जो वेट वाली फोर्स को, तो वो वेट तो बिल्कुल डाउनवर्ड है, ज़मीन तो इसे फिर भी नीचे की तरफ ही खींच रही है, जिसको मैं इधर की बजाय इधर लिख लेता हूँ, फिर मैं वजह बताता हूँ। जबकि जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स क्या होती है, जो कि सरफेस एक लगाती है एक बॉडी के ऊपर, जो कि परपेंडिकुलर, यानी सरफेस के ऊपर 90 एंगल पे जो फोर्स लगती है उसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। यहाँ पर अब सरफेस क्या है, वो अब ये है। तो क्या अब ये वाली नॉर्मल होगी? नहीं, अब तो सरफेस थोड़ी वो होगी है। तो अब इसके ऊपर जो 90 एंगल पे मैं अगर लाइन ड्रॉ करूं, जो कि ये होगी, इसके ये जो फोर्स है ना, ये वाली, ये अब नॉर्मल है, जो कि अब एंगल 90 के साथ सरफेस का तो एंगल तो 90 बना रही है, लेकिन अब ये टोटली कैंसिल नहीं कर रही वेट को। बल्कि आप कह लें कि मैं इसको अगर ज़रा डिवाइड करूंगा ना हिस्सों में, तो मुझे ये नज़र आएगा कि वेट का कुछ एक हिस्सा जो कि किस तरफ लग रहा होगा, इस तरफ, वो हिस्सा जो होगा वो इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचेगा। जबकि नॉर्मल जो है उसका एक हिस्से, वेट के एक हिस्से के साथ तो नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा इस वाले हिस्से के साथ। जबकि दूसरा, जब ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी इस वेट को जब हम तोड़ते हैं दो हिस्सों में, तो हमारे पास ये वाला हिस्सा इसको डब्बे को नीचे लेकर आएगा, जबकि ये वाला इस नॉर्मल के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यानी क्या कह सकते हैं हम कि नॉर्मल अब कम हो गया है, इसी वजह से फ्रिक्शन भी कम हो गया है। यानी इससे हमने एक अंदाज़ा लगाया क्या, कि जो नॉर्मल फोर्स है, या वो सॉरी जो एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नॉर्मल के। जितना ज़्यादा नॉर्मल होगी, जैसे यहाँ पे नॉर्मल ज़्यादा थी इसके निस्बतन, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको हम एफ एस से डिनोट करते हैं, एफ और स्मॉल कैपिटल एस, तो ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल के। और नॉर्मल फोर्स बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगा। अब जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूँ तो हमारे पास क्या है कि ये एफ एस है, प्रोपोर्शनैलिटी हटती है, इक्वालिटी तो आ जाती है, लेकिन उसके साथ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि इस केस में म्यू एस आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि यहाँ पे मैं लेकर आऊँ।
यानी म्यू एस क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली ये जो सरफेस है इसके डिपेंड, यानी हमारे केस में जो टेबल है इसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इसके बारे में बताती है। इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या है, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल इन कंटैक्ट। तो यानी इस डब्बे के साथ जो मटेरियल इन कंटैक्ट है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। इसके साथ साथ ये हमें बताती है कि एक बॉडी को उसकी एक बॉडी की मोशन को स्टार्ट करने के लिए कितनी हमें फोर्स रिक्वायर्ड है, यानी हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्टार्ट मूविंग एन ऑब्जेक्ट। इसी बात को हम समझते हैं कि एनिमेशन से भी। ये एनिमेशन मैंने फेड डॉट कलरेटेड डॉट edu की साइट से उठाई है। इसमें अगर आप देखें तो ये डब्बा पड़ा है इस सरफेस के ऊपर। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं सारी फोर्सेस को बाय द वे शो कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो ज़ाहिर ये डब्बा रुका हुआ है। फ़र्ज़ करें स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन या उसकी कोई वैल्यू है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये बंदे के ज़रिए फोर्स लगवाता हूँ, 50 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ। तो अप्लाइड फोर्स कितनी है, 50, जबकि फ्रिक्शन फोर्स जो कि स्टैटिक होगी इस केस में क्योंकि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो भी कितनी है, उसी के बराबर है। मैं 100 लगाता हूँ, तभी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो जितनी अप्लाइड फोर्स है, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है जितनी अप्लाइड फोर्स है उतनी स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी अब स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी होगी, 10। मैं उसे 150 करता हूँ, अब बॉडी मोशन स्टार्ट कर दी उसने, ठीक है। अब चूँकि बॉडी मोशन स्टार्ट करी तो अब मेरी अप्लाइड फोर्स असल में स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होगी। तो मैं उन्हीं ये जो तीन सिनेरियो मैंने बताए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर फ्रिक्शन, फ़र्ज़ करें मैं एक एस्टिमेट लगाता हूँ कि अप्लाई जो यहाँ पे, बल्कि एस्टिमेट क्या है, यहाँ पे 50 अप्लाइड थी, यहाँ पे 100 अप्लाइड थी, यहाँ पे 150 ज़ाहिर है न्यूटन, ठीक है। जबकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स वो भी 50 होगी, यहाँ पे 100 होगी, लेकिन यहाँ पर 100 ही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, या आप कह रहे हैं थोड़ा ज़्यादा 110 कर लेते हैं। अब देखें जितनी आपने फोर्स लगाई उस लिहाज से स्टैटिक फ्रिक्शन थी, यानी आपके पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अब उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू है इसके बराबर, ठीक है। ये जो एफ एस जो है यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस और एन, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है ये, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू ये अचीव कर रहा है यहाँ तक, इससे थोड़ा सा पहले आप कह रहे हैं तो, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन उस मैक्सिमम वैल्यू से कम भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, या थोड़ी ज़्यादा कह लें, लेकिन उससे नहीं ज़्यादा, एक मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा नहीं। यानी यहाँ तो ये इक्वल टू म्यू नॉट एस होगा, यानी यहाँ ये तो इक्वल टू होगा, यहाँ पर उससे ये वैल्यू क्या होगी, इसकी कम होगी। तो इसको हम बजाय इसके कि हम इसको इस तरह लिखें तो हम इसको लिखते हैं इक्वल टू लेस देन, यानी लेस देन इक्वल टू कह लें तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू असल में इतनी होती है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स के ऊपर, जो कि लेस देन या इक्वल टू म्यू नॉट एस एन एस एन के बराबर है, म्यू एस एन के बराबर होती है, सॉरी। तो ये हमारे पास बेसिक चीज़ थी जो कि हमने देखी स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। काइनेटिक फ्रिक्शन पे बात करते हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस ऑलरेडी इन मोशन। यानी एक ऐसी फोर्स है जो कि दो बॉडीज के दरमियान जो आपस में मोशन हो रही है उसको अपोज करती है, रोकती है। जबकि यही चीज़ एनिमेशन में अगर हम देखें और यहाँ से मैं इस बंदे से इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगवा के इसे मूव करवाता हूँ तो ठीक है, ये बंदा ज़ाहिर है अभी छोड़ देगा। तो अब अगर आप देखें तो अब भी फ्रिक्शन तो है ना, अब ये जो फ्रिक्शन है ये हमारे पास क्या कहलाती है, काइनेटिक फ्रिक्शन। देखें जो कि इसको रोकेगी। अब देखें ऐसा ऐसा इसको इसने उस फ्रिक्शन ने रोक लिया है, ठीक है। तो फोर्स अपोजिंग यानी ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन थी ना, यानी मोशन की ऑपोजिट फोर्स थी ना, तभी तो ये रुका, वरना ये क्यों रुकता। उस फोर्स को काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये भी बेसिकली जैसे अगर यहाँ सीधा है तो इस सीधे पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है, सॉरी ज़्यादा होगी निस्बतन इस, बल्कि यहाँ पर आप कह लें कि जब ये बॉडी ऊपर जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी ये इंक्लाइन है, और जबकि यहाँ पर आपके पास फ्रिक्शन फोर्स डिफरेंट है। तो ये जिस जैसे क्या स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल पे डिपेंड कर रही थी, तो इसी तरह जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है जो कि एफ के से हम रिप्रेजेंट करेंगे, के फॉर काइनेटिक, तो वो हमारे पास वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नॉर्मल के। और ज़ाहिर है नॉर्मल जब हटेगा तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा जो कि म्यू के होगा, जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जो कि सर ये काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शन है। जबकि जो ये है ये हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, जैसे वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था, ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन था। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इस केस में हमारे मतलब वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, वो नहीं चेंज होती। वो जब शुरू में जितनी लगती है उतनी ही आगे भी लग रही होती है। लेकिन उसकी खास बात ये होती है कि देखें इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए जितनी फोर्स हमें चाहिए ना, उतनी हमें काइनेटिक फ्रिक्शन ही चाहिए होती है इसको मोशन में बरकरार रखने के लिए।
मतलब शुरू में देखें मुझे 110 से भी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी, 150 तक फोर्स लगानी पड़ी ताकि मैं उसको मूव रख सकूं। ठीक है, फ़र्ज़ करिए मोशन स्टार्ट होगी, मैंने ज़रा ज़्यादा तेज़ कर दिया ताकि जल्दी हो सके। ठीक है, मोशन तेज़ होगी। अब क्या है कि अब इसको मैं चाहता हूँ ये रुके ना, हालांकि रुक जाएगा क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो मैं अगर 50 भी लगाऊंगा ना तो तब भी ये रुकेगा कभी भी नहीं। मैं 100 भी लगाऊंगा तो ये नहीं रुकेगा। ठीक है, रुकेगा ज़ाहिर है अगर काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो मेरी फोर्स से कम, मतलब मुझे कम फोर्स लगानी पड़ेगी इसको मोशन में रखने के लिए। किसके निस्बतन? स्टैटिक फोर्स के निस्बतन। तो मतलब ये क्या है कोफिशिएंट, जो फोर्स है हमारे पास ये वाली, ये क्या है ऑलवेज लेस देन, मतलब जो ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है ये हमेशा लेस देन होगा किससे? स्टैटिक फोर्स से, क्योंकि नॉर्मल तो नहीं तब्दील होगा। तो ये तब्दील होने के लिए यही चीज़ तब्दील होगी ना। तो ये हमारे पास क्या है कि ऑलवेज लेस देन म्यू एस है। ठीक है, म्यू एस क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब क्यों है ये, और ये मैं बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं रिक्वायर लेस फोर्स टू कीप मूविंग, तो उनको कम फोर्स चाहिए होती है मोशन के लिए। अब ये हमने काइनेटिक फ्रिक्शन भी पढ़ ली आराम से डिटेल से। अब मेन चीज़ जो मैं आपको बताना है कि एप्लीकेशन है बेसिकली इसकी, इसमें क्या है कि हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन या आप कह लें काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आते हैं ज़रा एक सिनारियो पे। कुछ सिनारियोज में क्या होता है कि जब गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है, जैसे ये, इसके ऊपर बंदे आके बैठ जाते हैं और उस बंदे आते हैं तो फिर ये निकल आराम से निकल जाती है कीचड़ से। क्यों? असल में अब बंदे आके जब बैठेंगे तो क्या होगा? वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ेगा तो जितना जितना ज़्यादा वेट होगा, ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो उस लिहाज से जो ये नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर लग रही होगी जो कि ऊपर की तरफ लगेगी, वेट डाउनवर्ड लग रही है, तो जितना जिसको जिसको मैं अगर बताऊं तो एग्जैक्ट उतने का शुरू मैग्नीट्यूड होगा। तो ये आपके पास ठीक है, दोनों बराबर थे शुरू में, तभी तो बॉडी हिल नहीं रही थी। लेकिन हमने क्या किया कि बंदे रखे, बंदे रखने से वेट बढ़ा, वेट बढ़ने से नॉर्मल फोर्स बढ़ी। नॉर्मल फोर्स जब बढ़ेगी तो हमें एक बात पता है कि जब नॉर्मल फोर्स बढ़ती है तो फ्रिक्शन जो है वो भी बढ़ जाती है। तो फ्रिक्शन यानी जो पहले टायर स्लिप हो रहा था अब टायर स्लिप नहीं होगा, फ्रिक्शन आ जाएगी, अब रगड़ का आएगा, स्लिप नहीं होगा, जिसकी वजह से वो आसानी से ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्योंकि अगर टायर स्लिप हो रहे होते तो कभी मूव ही ना कर पाती गाड़ी। तो फ्रिक्शन है तो गाड़ी टायर मूव करे ना, टायर ज़मीन के ऊपर मूव करें, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, या आप कह लें एक एप्लीकेशन है जो आज हमने चीज़ पढ़ी। तो आज हमने क्या किया कि हमने स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात की।